और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, संजय जी बैठ जाइए, अब आपको जिता देंगे लोग, कोई जरूरत नहीं करेंगे। बैठ जाओ भैया। बहनों भाइयों, मैं यहां पर चौथी बार या पांचवी बार आया, चौथी बार तो पांचवी बार मैं आया हूं। एक बार केवल 2007 में जब मैं आया था यहां पर, और उसमें संजय यादव को, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उस समय मैंने ही इनको प्रत्याशी बनाया था। उस समय तो आप लोग चूक गए थे कि पता नहीं कहां से आ गए, कैसे हैं, क्या हैं, बबुआ टाइप के हैं, यह भी लोगों ने मुझसे कहा। अब तो समझ में आ गया भाई बबुआ टाइप के नहीं हैं, अब आ गए। जितना काम कैले हुए संजय यादव, हमको लोग बतलावा तमाम दें, सकलदीप राजभर जी, 300 करोड़ रुपया का सड़क, हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में कौनो विधायक ने बनवले, कौनो विधायक ने बनवले। और मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरे बहनों भाइयों में कहना चाहता हूं, आरोप लगाने के लिए कोई भी आरोप लगा ले, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के भरोसे को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देगी। पहले जो हम लोग कहा करते थे, जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था, उस कसौटी पर कसकर हमें देखिए। यदि हम खरे उतरते हैं तो हमें वोट दीजिएगा, यदि हम खरे न उतरते हो तो हमें वोट मत दीजिए। आजाद भारत के इतिहास में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई, लुप्त हो गई। जब भी चुनाव आता है, सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के सामने बड़े बड़े वादे करती हैं। मैं समझता हूं कि आजादी के 75 वर्षों में नेताओं ने जितने वादे किए, आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता तो हमारा भारत शायद 10-20 वर्ष पहले ही दुनिया का सबसे धनवान देश और सबसे ताकतवर देश बन गया होता। और नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। और यह विश्वसनीयता का संकट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह निरंतर गहरी होती चली गई। और भारत की राजनीति में नेताओं ने जो है विश्वास का संकट पैदा किया है, उसको यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और बहनों भाइयों, मैं आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, पहले भी आया था, तब भी कहा था, और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात गलत हो, जनता को गुमराह करने वाली कोई बात हो, आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना कि राजनाथ सिंह आए थे, गलत बोलकर जनता की आंखों में धूल झोंक कर गए हैं। मेरी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कहता हूं, जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। और बहनों भाइयों, मैं कठोर से कठोर फैसला लेने का आदी रहा और अपने बचपन की याद दिलाता हूं। बचपन मैंने उस समय 39 साल, 40 साल, 38 साल कुछ ऐसे ही एज रही होगी हमारी, जब मैं शिक्षा मंत्री था। लोग कहे पार्टी हार जाएगी, तो मैंने कहा पार्टी हार जाए चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस देश का यदि मैं शिक्षा मंत्री हूं तो अपने किसी बच्चे को मैं नकल करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दूंगा। और उस समय नकल विरोधी कानून मैंने लागू किया था। क्योंकि राजनीति हम लोग करते हैं, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। सरकार बनाना भी एक उद्देश्य होता है, लेकिन हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए कठोर फैसले लेने में भी हम रंच मात्र संकोच नहीं करते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत पहले जब भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोग काम कर रहे थे, 1951 में
उस समय हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, भाई जम्मू कश्मीर जैसे लगता है कि भारत देश से अलग है, उसे धारा 370 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है। यानी आप जाकर बलिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं भी दूसरे राज्य के लोग वहां जाकर मकान नहीं बनवा सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन वो कर सकते हैं। यह आजादी थी। हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी समय कहा था धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। और जब चुनाव लड़े 51 में हम लोग, उस समय भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया, सरकार जब हमारी बनेगी, संसद में जब हमको बहुमत हासिल हो जाएगा, चुटकी बजाकर हम धारा 370 को समाप्त कर देंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा संसद में बहुमत मिला, हमने धारा 370 समाप्त कर दिया। जो वादा किया था 51 में, लगभग 72 साल पहले, 71 साल पहले, वो हमने पूरा किया। हम लोगों ने नागरिकता कानून लागू करने की बात कही थी। आप कहेंगे नागरिकता कानून है क्या? बहनों भाइयों, हमारे जैसा यह व्यक्ति मानता है कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान बन गया, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जो भारत के मूल निवासी थे, वहां रह गए थे, उनका धार्मिक उत्पीड़न होता था। बहु बेटियों की इज्जत और असमत सुरक्षित नहीं थी। बहुत पहले हम लोगों ने कहा था, जब भी हमको संसद में बहुमत मिलेगा, हम एक ऐसा कानून बनाएंगे, चाहे वह पाकिस्तान होगा, चाहे अफगानिस्तान होगा, चाहे वह बांग्लादेश होगा, कोई भी यदि वहां से धार्मिक उत्पीड़न के कारण, कि धर्म इनका हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, भारत के मूल निवासी हैं, भारत आना चाहते हैं, तो उन्हें नागरिकता देने का कोई प्रभावी कानून नहीं था। मैं उस समय गृहमंत्री बनने के साथ ही मैंने यह सिलसिला प्रारंभ कर दिया था। और प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मेरे दिमाग में यह बात आ रही है, मैं करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनाथ जी बहुत अच्छा, गो है, आगे बढ़िए। और बहनों भाइयों, उस समय नागरिकता कानून बनाया था, लोकसभा में पारित भी हुआ, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण पारित नहीं हो पाया। उसके बाद जब अमित जी आए, तो अमित जी ने लोकसभा राज्यसभा में दोनों में प्रस्तुत करके नागरिकता का कानून पास कर दिया। जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। यानी जो हमने कहा था कर दिया। मुझे याद है जब हम ये कहते थे कि 1984 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में हम लोगों ने डाल दिया कि जब भी हमको अवसर मिलेगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, आज जाकर देख सकते हैं। लोग ये कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे विदेशी आतताइयों ने आकर ध्वस्त कर दिया, रानी अहिल्याबाई ने उसका पुनरुद्धार किया, लेकिन फिर भी जो भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ मंदिर का होना चाहिए वो नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री ने भव्य स्वरूप देकर पूरा का पूरा विश्वनाथ कॉरिडोर यह जो देश की जनता के हवाले कर दिया। बहनों भाई, सोमनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, मेरे बहनों भाइयों, ये गोरी ने आकर तोड़ दिया। हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने उसका पुनरुद्धार किया। फिर उसके बाद जो भव्य स्वरूप सोमनाथ मंदिर को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया था। उसे भी भव्य स्वरूप देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जाकर देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर। चारों धाम, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, द्वारिकाधीश, बद्रीनाथ धाम, चारों धामों को ऑल वेदर रोड, कोई भी मौसम हो, बर्फ पड़े, पानी आवे,
दर्शन करने जाना चाहते हैं तो चारों धाम का दर्शन सड़क के माध्यम से कर सकते हैं। यह व्यवस्था भी पहली बार किसी सरकार ने कराई है, तो हमारी सरकार ने कराई। कभी कभी लोग कहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी का काम केवल मंदिर बनाना है? बहनों भाइयों, हम केवल मंदिर नहीं बनाते, हम तो लोकतंत्र का मंदिर भी बनाते हैं। लोकतंत्र का मंदिर देखना हो, अंग्रेजों के समय की बनी हुई संसद, हमने कहा कि नहीं, भारतीयों के हाथ से बनी हुई हम संसद खड़ी करना चाहते हैं। वहां पर भव्य स्वरूप इस समय जाकर संसद का देख सकते हैं। लोकतंत्र का मंदिर भी हम बनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम केवल हिंदुओं की बात सोचते हैं, हम सबकी। और मैं तो यह बतलाना चाहता हूं, दिल की यह बात, अगर हमारे मुस्लिम भाई भी हो तो भी सुन लें, मैं हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई नफरत नहीं कर सकता, न किया है मैंने। जात पात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। भारतीय संस्कृति की मान्यता रही है। भारत की धरती पर पैदा हुए हमारे संत महात्माओं ने, ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, दुनिया के किसी एक देश की धरती से गया है तो केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से संदेश दुनिया को गया है। पूरे विश्व को हमने परिवार माना है। हमारे यहां नागपंचमी के दिन तो जिस काले सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस काले सर्प को भी नागपंचमी के दिन गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है, भारत के लोग करते हैं बहनों भाइयों। यही है हमारी भारत की संस्कृति की श्रेष्ठता। हमारी नीति पूरी तरह से साफ है। हमारी नीति साफ है। न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं। क्योंकि हम काले नाग को, जिसके काटने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, नाग पंचमी के दिन दूध पिलाते हैं, लेकिन वह काटना यदि शुरू कर देता है तो उसका वध करने में भी हम रंच मात्र संकोच नहीं करते हैं। यह भारत की बात। हम यह नहीं कहते आओ आओ काटो, आओ आओ काटो, यह नहीं कहते। भाई नाग पंचमी के दिन का दूध पिलाया, आप काटोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। यह है भारत की परंपरा। इसीलिए मैंने कहा जाति, पंथ, मजहब, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे यहां ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। भेदभाव नहीं होना चाहिए मेरे बहनों भाई। मैं आप लोगों से बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, बिल्कुल भेदभाव नहीं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी यह नफरत पैदा कर रही है। कांग्रेस की है और उसको आगे बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया है तो समाज कुछ कम पढ़े लिखे बेचारे, जागरूकता उनके अंदर होनी चाहिए, नहीं होगी भड़काते रहते हैं। आदमी तो आदमी है ना। बड़े बड़े लोग, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो भी कभी कभी भाग जाते हैं। लेकिन देखिए हमारे सत्येंद्र राजभर, उनको अंततः पता है, बात समझ में आई, देश के लिए काम करना है, चलो भाजपा की ओर। बड़ी बात है। और जहां तक सहायता करने की बात है, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि इसके पहले की
दूसरी पार्टियों की सरकारों ने भी काम किया, हमारी भी पार्टी की सरकारों ने काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी काम किया। बहनों भाइयों, किसी भी भेदभाव किया हो, ये फला जाति के हैं इनको लाभ मिलना चाहिए, ये फला जाति के हैं इनको नहीं मिलना चाहिए, ये फला धर्म को मानने वाले हैं इनको लाभ मिलना चाहिए, ये धर्म को मानने वाले हैं इनको नहीं मिलना चाहिए, कोई भेदभाव किया है? ये बताइए, मकान जो बना है पक्का मकान, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हम भारत के अंदर ऐसे हालात पैदा करेंगे कोई एक परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मिल जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां कुछ लोग बैठे होंगे जिनको मिला होगा, और सब तो सब छोड़िए, सम्मान निधि 6,000 रुपया आप लोगों के खाते में पहुंच रहा है हर साल। अरे बलिया को लोग इतना चुप है, तान के जो ठीक है। तो ऐसा है, आपने देखा होगा कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत तो कोई भेदभाव नहीं हुआ ना, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का, कोई भेदभाव नहीं हुआ ना, सबको मिला है ना। कोई ऐसी योजना बतलाइए जिसमें भेदभाव हुआ। हमारे योगी जी ने भी यदि कोई योजना चलाई हो, कुछ बतला दीजिए कि उन्होंने भेदभाव किया, कोई भेदभाव। हाँ निकली, चिंता मत करा, फिर कोरोना भी है तो इतनी जल्दी भर्ती कराएंगे। योजना को लेकर कोई भेदभाव, आयुष्मान भारत योजना के बारे में बनारस में बीमार हो जाए, कलकत्ता हो जाए, मुंबई हो जाए, मद्रास, चेन्नई हो जाए, कहीं बीमार हो जाए, आयुष्मान भारत कार्ड है तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आपका होगा। अब इससे अच्छी योजना और क्या हो सकती है? क्या किसी ने कल्पना किया था? क्या इसमें कभी कोई भेदभाव हुआ है? कहीं नहीं। कोरोना का इतना बड़ा संकट था। बहनों भाइयों, आज ये नौजवान जो कह रहा है ना, इस लड़के की मैं वेदना को, कठिनाई को मैं समझ रहा हूं। कोरोना के संकट के कारण सारा लॉकडाउन, कोई माने साथ बैठ नहीं सकते थे। अभी 10 दिन पहले तो हम लोग इतनी बड़ी मीटिंग नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन का प्रतिबंध लगा हुआ था। यह मुसीबत, इतनी बड़ी महामारी पिछले 100 वर्षों में कभी नहीं आई। लेकिन आप सीना ठोक कर कह सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने करिश्माई काम किया है। बहनों भाइयों, जिस तरीके से कोरोना पर काबू पाने में कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है, सारी दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही है, सारी दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही है। अमेरिका, यदि कोई हो तो पूछ लीजिएगा, अमेरिका अब भी संकट से जूझ रहा है, दुनिया का सबसे धनवान देश। फ्रांस जूझ रहा है, ऑस्ट्रेलिया जूझ रहा है, जापान जूझ रहा है, ये धनवान देश माने जाते हैं। अब तो यहां अब जो हो रहा है कोरोना, अब जो कोरोना आ रहा है, नाक से थोड़ा पानी चल दिया, थोड़ा सा 1-2 दिन छीछा कर दिया, उसके बाद छुट। यही है ना, क्या और कुछ है? अरे भाई 4-6 दिन में तो चंगा होकर घूमे लगा तुम। अब देखे जो खोता लगा था, देखते आप लोग खोता भी नहीं लगोले होगा। मांस के यहाँ खोता है क्या ना? जाबी, अच्छा जाबी, अच्छा
ये जाबी के हमारे तरफ बनारस में खोता का है। अब बताओ बनारसों को बोलते हो नहीं समझ पा कैसे काम चले। तो किया। अब जैसे उस समय बड़ी संख्या में लोग बड़े बड़े शहरों में जो काम करते थे अपने घरों को वापस होने लगे। स्वाभाविक है, रोजगार का संकट पैदा हो गया। लेकिन हमारी सरकार की संवेदनशीलता देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता देखिए। उन्होंने कहा कोई भूख से नहीं मरना चाहिए और फैसला कर लिया कोई गरीब है तो उसके घर में महीने में 2 बार राशन मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और बहनों भाइयों, मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा और आज भी कराया जा रहा है। पता नहीं बलिया के लोग बतलाई हैं कि नहीं, हम नहीं जाने। लेकिन यही जो कई लोग हुई हैं जो उनकी राशन उतना खा न पावत हुई है, इसलिए जाकर बाजारे में बेच देते। सही बात है, ईमानदारी से बतलाओ जाए।